আচ্ছা লাষ্ট ক্লাছত মই দুটা তিনিটা মই বস্তু চাই আহিব গৈছিলোঁ, সেইকেইটা চোৱা হৈছিলে। ইণ্ডিয়াৰ ডেফিনেশ্যন আছিলে আৰু কি আছিলে মনত আছে টপিক কি আছে? ছাবষ্টেনচিয়েল ইণ্টাৰেষ্ট। কোনোবা চাৰ্চ কৰিছিলে সেইটো? আৰু দুটা দিয়া হৈছিল না ইয়াতকৈ আৰু বেছি দিয়া হৈছিলে কিবা? NRI দিয়া হৈছিল। नहीं नहीं इतने शेयर पड़ेगा आराम से। एनआरआई तो नॉन रेसिडेंट इंडियन পোৱা হৈছিলে। ইণ্ডিয়াৰ ডেফিনেশ্যন কি কি পোৱা হৈছিলে? बहुत सर्च करो उसकी इनकम टैक्स की वेबसाइट पे तो गलत होगा। सर्च करने के लिए बहुत प्रॉब्लम। गूगल तो लाभ नहीं। वही ऐसा तुम्ही इनकम टैक्स एक्ट साय ऐसा तुम्ही गूगल लाभ क्यों हो? ठीक है। अच्छा लास्ट क्लास में तीनटा बस्तु দিয়া হৈছিল या नेक्स्ट क्लास में হৈছিল ইণ্ডিয়াৰ ডেফিনেশ্যন আমি চেক কৰিম এতিয়া। তাৰ পিছত আমি আগবাঢ়িম। তাৰ পিছত আছিল কি মই দুটা এক্সাম্পলস দুটা আছিল বুকৰ জব টেক্স লায়াবিলিটি কম্পিউট কৰা আছিল। সেইকেইটা কেনেকৈ কৰিব লগা আছিল সেইকেইটা কৰা হ'ল হ'ব। एग्जांपल नंबर 4 जो আছে কম্পিউটেশন অফ ট্যাক্স লায়াবিলিটি কৰা হ'ল। নেক্সট কৰি আছে কেস দুটা আৰু কেস নম্বৰ 3 টু কেস নম্বৰ 3 টু 60 লাখ মান আছে 55 লাখ আছে। এটা 55 লাখত ठीक है 55 लाख किमान পোৱা হৈছিল টেক্স কিমান পোৱা হৈছিল? टेक्स बिफोर रिफंड what 1462 500 ঠিক আছে। তাৰ পিছত সাৰচাৰ্জ কিমান লাগিব? 10% এটো হ'ব। তাৰ পিছত এটো ৰিলিফৰ আগত আমাৰ কিমান পালো 1608 750। ইয়াত মাৰ্জিনাল ৰিলিফ টু কেলে নাপালো? और मार्जिनल रिलीफ टू कार करने एप्लीकेबल है एनी पर्सन हु इज अर्निंग इनकम्स मार्जिनली ग्रेटर देन 51 करोड़ और 2 करोड़ 5 करोड़ এই বোর্ড
এই বোৰৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হয় নহয়? মাৰ্জিনেলি যদি 1 crore 2 crore আৰু 50 lakhs ওপৰত যদি আমি আৰ্ন কৰি আছোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক মাৰ্জিনেল ৰিলিফটো एप्लीकेबल हो। फिर अभी नेक्स्ट में क्या देखना था हम लोग को कि इसमें क्यों नहीं मार्जिनल रिलीफ मिला है हम लोग को, क्यों नहीं मिला है? रीजन है मार्जिनल रिलीफ कब मिला जाता है, क्योंकि जब हम लोग का पहला कंडीशन क्या था कि जब हम लोग का इनकम क्या होता है मार्जिनली ग्रेटर देन 50 lakhs और 1 crore होता है। इसमें मार्जिनली इंक्रीज हुआ है, मान लिया कि हम लोग का कितना है 50 लाख से 5 लाख बढ़ा है। तो अभी हम लोग को मार्जिनल रिलीफ के लिए एलिजिबल होने के लिए एक चीज देखना था कि डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड इनकम, टैक्स का जो भी डिफरेंस होता है वो इनकम से ज्यादा होना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया, यहां पे मैंने कितना अर्न किया 55 lakhs और किससे ज्यादा मार्जिनली बड़ा है ये 50 लाख से। तो इस दोनों का इनकम का डिफरेंस निकालो, कितना होता है 5 लाख। फिर इसका टैक्स लायबिलिटी निकालो और 50 लाख का टैक्स लायबिलिटी निकालो, उन दोनों का डिफरेंस निकालो। टैक्स लायबिलिटी ऑन 55 माइनस टैक्स लायबिलिटी ऑन 50, जो भी निकलेगा वो अगर x अमाउंट है वो अगर कितना है इससे ज्यादा है तब जाके हम लोग को मार्जिनल रिलीफ मिला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्यों नहीं मिला है, क्योंकि ये वाला अमाउंट क्या है कम है। ये वाला कैलकुलेट किसी ने किया है, हाँ। तो पहले यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशंस के लिए पहले स्टार्ट करना है कि इसको ये किसका टैक्स लायबिलिटी हो गया 55 lakhs का, ठीक है। अभी हम लोग को किसका देखना है 50 lakhs का होता है। 50 lakhs का कितना होता है टैक्स लायबिलिटी, 50 lakhs में टैक्स लायबिलिटी कितना होता है 13 12 500 करेक्ट। 13 12 500 और यहाँ पे कितना मिला हम लोग को 16,08,750। इन दोनों का डिफरेंस में कितना निकलता है, कैलकुलेटर किसका पास है जल्दी दो। 296,250, ठीक है। ये हम लोग का कितना है, तो इससे फिर लेस कितना होगा, डिफरेंस ऑफ 5 लाख। ठीक है, 5 लाख कहां से आया 55 माइनस 50 lakhs, तो ये क्या हो गया ज्यादा हो गया। डिफरेंस इन टैक्स लायबिलिटी इज लेस देन आवर डिफरेंस इन इनकम, तो इसका लिए हम लोग को मार्जिनल रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का ये चीज हो गया था, मार्जिनल रिलीफ जब नहीं मिला तो हम लोग का यही सेम चीज ही हम लोग का टैक्स हो जाएगा। आफ्टर मार्जिनल रिलीफ कुछ नहीं मिला है। फिर उसका बाद में हम लोग को कितना सेस लगा 64% का, इसका ऊपर लगता है, इसका ऊपर 4% लगा है और टोटल टैक्स लायबिलिटी कितना हो गया 1673,100। यहाँ पे अभी मैंने क्या किया नया 2 चीज़ आप लोग को आपको दिखाना है। सेक्शन 288A, सेक्शन 288B, इसका मेंशन आगे में कभी हुआ नहीं था। 288 क्या बोलता है, राउंडिंग ऑफ। यहाँ पे राउंड ऑफ किसको किया है मैंने, नेट टोटल इनकम को राउंड ऑफ किया है। अगर कोई भी अगर हमको मिला है कितना
719 रुपीज़। मेरा नेट टोटल इनकम कितना है? 719 रुपीज़। तो इसको इस सेक्शन का अंडर में इसने क्या बोला है कि कोई भी इनकम अगर आप लोग का पास है और उसको इस सेक्शन का अंडर में आपको राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ कहाँ पे करना है? टू नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10। ठीक है, तो लास्ट में डिजिट क्या है? 9। तो 9 का कितना हो जाएगा? ठीक है, अगर इसमें 5 से अगर कम होता है, एनी अमाउंट विच इज लेस देन 5, अगर लास्ट वाला डिजिट यूनिट डिजिट में देखेगा, अगर वो 5 से कम है तो राउंड ऑफ हम लोग नीचे में करेंगे, और उससे ज़्यादा होगा तो ऊपर में राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, इजी है। सेम विथ टैक्स में होगा। इसमें भी अगर 16733 है तो राउंड ऑफ कितना में होगा? 16730। समझ गए? बस ये हो गया हम लोग का। तो अभी हम लोग कहाँ पे आएंगे कि हम लोग को अभी जाना है इंडिया का डेफिनेशन में। इंडिया का डेफिनेशन में क्या बोला गया है? सेक्शन 254 ए में इंडिया का डेफिनेशन था। कौन सा एक्ट अंडर में सेक्शन 254 गिरता है? ए कौन सा सेक्शन के अंडर में गिरता है? कौन सा एक्ट का अंडर में गिरता है? ठीक है, और इसने क्या बोल दिया था कि आर्टिकल 1 पढ़ के आओ। पहले आर्टिकल 1 में रेफर में जाओ। तो आर्टिकल 1 में क्या बोला है ये देखना है अभी हम लोग को। आर्टिकल 1 में क्या बोल दिया? इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट मतलब क्या होगा? स्टेट का कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा। जैसे आसाम है, दिल्ली है, वेस्ट बंगाल है, तो सबको एक साथ में क्या बोला जाएगा? इंडिया या भारत बोला जाएगा। और उसका मेंशन कहाँ पे है? फर्स्ट शेड्यूल में है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा है कि स्टेट्स क्या क्या है, स्टेट का लिस्ट एक रहेगा कि वहां पे झारखंड होगा, पंजाब होगा, दिल्ली होगा, अंडमान निकोबार, जितना भी स्टेट है सबका नाम लिखा रहेगा। साथ में यूनियन टेरिटरीज जैसे लद्दाख जो भी है वो सबका नाम यहाँ पे मेंशन किया होगा। तो उसको भी हम लोग को यहाँ पे कंसिडर करना है। टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, और ये सबको इंडिया का डेफिनेशन में आ जाता है। फिर उसका बाद में हम लोग ने मेंशन किया था कि वाटरवेज जो भी था, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि वाटरवेज, एयरवेज भी था यहाँ पे, इकोनॉमिक जोन, उन सबको भी इंक्लूड करना है। फिर नेक्स्ट हम लोग को अब ये देखना है कि मैंने और एक आप लोग को जो भी फाइल शेयर किया गया है उसमें आप लोग को देखना है कि सेकंड नंबर जो एग्जाम प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको अभी आज को हम लोग ट्राई करेंगे। 55 लाख वाला हो गया हम लोग का। फिर नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल में क्या है? ये वाला अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा था तो बाइफर्केशन हम लोग कैसे किया था, टैक्स कंप्यूटेशन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। रिलीफ किस लिए नहीं मिल रहा है, ये वाला गलत है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना होना चाहिए था? गलत है। हम गलत बोल के ये गलत हो गया क्या? ठीक है, ये वाला आप लोग का
घर पे देख के आना कि मार्जिनल रिलीफ का कैलकुलेशन ऐसे हो सकता है या नहीं। आप लोग का बुक में से भी देख के रखा होगा। ये क्या मतलब हो गया, डिफरेंस ऑफ इनकम को पकड़ा है पहले, और ये हो गया आप लोग का टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ है, मिला है इसमें, नहीं मिला है। बिफोर मार्जिनल रिलीफ जो भी टैक्स लाइबिलिटी होता है उसको पकड़ो, उससे लेस कर दो डिफरेंस ऑफ इनकम इनटू 70%। 70% क्यों पकड़ा है, क्योंकि 30% के ऊपर ऑलरेडी टैक्स लग चुका है। फिर उसका बाद में आप माइनस करो, अगर पॉजिटिव में आता है तब जाके रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। ये वाला करने से, ये वाला याद करने से आपका जल्दी होगा, अदरवाइज वो दूसरा वाला मेथड से भी आप लोग कर सकता है। ठीक है, ये वाला आपको देख के आना है फिर से। प्रॉब्लम नंबर 2 में क्या है अभी, ये कौन है, मिस्टर वर्मा। एज कितना है, 52। तो आप लोग का जीरो टू 2.5 नील, और 2.5 से 5% जो भी स्लैब था आप लोग का उसी में लगना है ना, दूसरा कहीं पे लगना है, उसी में ही लगेगा। और सीनियर सिटीजन कब से होता है, अबव 60 बट बिलो 80। और सीनियर सिटीजन कब से होता है, अबव 80। और सीनियर सिटीजन अगर होता है कोई भी, तो उनको कहाँ तक इनकम टैक्स देना नहीं पड़ेगा, और सेम चीज 5 लाख नहीं है, सीनियर सिटीजन बोला है। सीनियर सिटीजन इज बिलो 60, आपको 2.5 तक नहीं देना है। अबव 60 बट बिलो 80 आपको 3 लाख में नहीं देना है, और अबव 80 होने से आपको 5 लाख तक में नहीं देना है। तो आप कौन सा कैटेगरी में गिर रहा है, ये वाला स्लैब क्या था, नील 5 20 30। ठीक है, तो आपको इस वाला स्लैब में अभी आपको कैलकुलेट करना है। आप लोग अभी इसको ट्राई करिए। वन करोड़ का एबोव अगर हम लोग को इनकम अर्न कर रहा है, तो तब हम लोग रिबेट के लिए एलिजिबल होगा कि नहीं होगा, होगा। लेकिन इसमें 1 करोड़ का एबोव होने से मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलता है, हाँ या नहीं ना? मिलता है या नहीं मिलता? नहीं, या तो नंबर हो, इस वाला प्रॉब्लम में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये मार्जिनली तो अर्न नहीं कर रहा है। जैसे अभी प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था कि अभी हम लोग को इनकम मिल रहा था 50 लाख 50 हजार, 50 लाख 50 रुपये। तो ये मार्जिनली हमको एबोव दिया है उसका, इसमें एलिजिबल है 95,000, 50 लाख 95,000, इसमें भी एलिजिबल होगा। उसका आगे में एलिजिबल नहीं, वो आप लोगों को कैलकुलेट करना था। इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि ये देखा थी कि हम लोग को 40-50 लाख ज़्यादा मिलता है, तो इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसका यहाँ पे ये मिल रहा है अभी हमको 1 करोड़ 1 लाख रुपया मिल रहा है, तब एलिजिबल होगा कि नहीं? पहले आप लोग ये करिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाले में जाएंगे।
जिनको जिनको नहीं आता है वो बोल देना है, बाकी जिनको आता है वो ट्राई करना है। किसी को नहीं आता है? नहीं आता, ठीक, किसी को नहीं आया ना। अभी कहाँ से अभी हमको लग रहा था कि कुछ भी समझ में नहीं आया? ऐसा कोई जगह है जहाँ से हमको कुछ भी समझ में नहीं आया? टेक्स्ट लैब समझ में आता है तो नहीं आता? नहीं आता है। चलो बाकी सब लोग ट्राई करिए, हम इन लोग को संभाल लें। ठीक है, कोई भी क्या है एसएससी था, एसएससी यहाँ पे अभी हम लोग मान ले रहे हैं कि वो इंडिविजुअल है। कौन है? ये वाला चीज़ कहाँ पे मिला है हम लोग को? इंडिविजुअल है। एसएससी का डेफिनेशन पढ़ाया गया था, उसमें से हम लोग से डिसाइड किया कि वो इंडिविजुअल है। अभी इसमें से फिर से अभी हम लोग क्लासीफाई कर दे रहे हैं इंडिविजुअल को एज का बेसिस में। जिनका एज क्या है 60 से कम है और जिनका एज 60 से ज़्यादा है बट 80 से कम है। इसको छोड़ दीजिए, इसको इग्नोर करना है। ठीक है, 80 से कम होना पड़ेगा और ये 80 से ज़्यादा होना पड़ेगा। तो इन लोगों के लिए फिर से अलग अलग है कि 60 से जिसका एज कम है उनको बोला है कि आप 0 to 2.5 लाख अर्न करिए पूरा साल में, तो आपको टैक्स कुछ भी नहीं देना है। और आप यहाँ पे क्या क्या 0 to 2.5 में नहीं लग रहा है, तो आप लेकिन यहाँ पे अर्न कितना किया 2,50,000 1 रुपया से 5 लाख तक आप अर्न किया है, तो आपको लगेगा 5% टैक्स। और आप यहाँ पे अर्न किया है 5 लाख 1 रुपया से कितना 10 लाख रुपया, तब आपको लगेगा 20% इनकम। और आप यहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा इनकम अर्न कर रहे हैं, तब आपको लगेगा 30% इनकम। ठीक है, ये वाला रेट है फॉर 60% फॉर पीपल्स हुज एज इज बिलो 60 ईयर्स। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या बोला है 0 to 3 लाख आप अर्न करिए, क्योंकि आप रिटायर हो गया है, आपका पास साइजेबल इनकम है, आप आराम से चल सकते हैं, लेकिन आप रिटायर हो गए, आपका एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू कम हो गया है, तो आपको हम लोग 50,000 का और भी आराम दे रहा है आपको। ठीक है, तो आपको 3 लाख में टैक्स नहीं देना है। सेम हो गया, 3 लाख से 5 लाख तक अर्न कर रहा है, तब आपको 5% लगेगा। और आपको 5 से 10 अर्न कर रहा है 20% लगेगा। और आप अबोव 10 अर्न कर रहे हैं तो 30%। यहाँ पे कॉमन क्या है अबोव 10 30% होगा, 5 to 10 20% होगा। समझ आ गया? यहाँ पे खाली डिफरेंस क्या हुआ, चेंज हुआ है 2.5 था और यहाँ पे 3 लाख। ठीक है, फिर इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें बोला है कि 0 to 5 लाख। आप क्या हो गया, आप रिटायर होने का भी बहुत टाइम हो गया, 20 साल हो गए, आपका इनकम अभी कम हो गया है, आपका पास और कोई भी सोर्स नहीं है, तब आपको बोला है कि पूरा साल में आप 5 लाख अर्न करिए, तब भी आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो इस वाला स्लैब में हम गिरा है क्या 0 to 5 नील है, तो इस वाला स्लैब में भी 5% वाला स्लैब में हमको कुछ नहीं देना है, क्योंकि क्या है 0 to 5 3 to 5 हमको कुछ भी टैक्स नहीं देना है।
ठीक है। फिर अभी कहाँ पे आ गया, 0 to 5 तो टैक्स देना ही नहीं है हमको कब से देना है, 5 to 10 में देना पड़ेगा। 5 to 10 में कितना देगा हम, सेम 20%, और 10 से ज़्यादा होने से तो हमको पता है कितना देना पड़ेगा, 30%। ये समझ में आ गया था आप लोग को। हम मान ले रहा है कि अब तक हम खाली यही पढ़ा है, उससे ज़्यादा आगे बढ़ाया नहीं है। तो अभी कोई भी एक इंसान है, इस वाला एग्जांपल में कौन है हम, 52 एज ऑफ का पर्सन है, तो हम कौन सा स्लैब में गिरेगा, ये वाला पार्ट में गिरेगा। तो आप लोग को एग्जांपल दिखाने के लिए मैं अर्न कर रहा हूं कितना, पकड़ लीजिए कितना है पूरा साल में, 7.5 लाख रुपया। तो इस वाला स्लैब को आप फिर से पढ़िए, 0 to 2.5 कुछ नहीं देना है। ये 2.5 लिखा मतलब क्या, 2,50,001 रुपया पकड़ना है इसको। इसमें कितना देना हमको, 5 to 10, above 10, 30%। ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे मेरा इनकम क्या है, 7.5 लाख रुपया। तो इनकम को मैं क्या करूँगा अभी, बाइफरकेट करूँगा। बाइफरकेट मतलब क्या है उसको, इस स्लैब में कितना रुपया है हमारा, 0 to 2.5, हम इस स्लैब में कितना पैसा घुसा सकता है, 2.5 लाख। तो मैंने यहाँ पे 2.5 लाख घुसा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 7.5 लाख मेरा इनकम था, मैंने 2.5 लाख को इस स्लैब में घुसा दिया, क्योंकि हमको टैक्स नहीं देना है, ठीक है, इंटू नील, तो इसमें टैक्स भी नील निकला। तो मेरा पास इनकम कितना रह गया, 5 लाख रुपया। इस 5 लाख रुपया को हम यहाँ पे घुसा सकेगा अभी, इसको एक स्टेप बोल के मानना है। 0 to 2.5 नील, 2.5 से 5%, 5 से 10, 20%, 10 से अबव जाने से 30%। इसका मतलब तुम अभी यहाँ पे क्लाउड में तुम घूम रहे हो, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या है, मेरे पास अभी 5 लाख था, 5 लाख को हम यहाँ पे कितना लगा सकता है, यहाँ पे कितना पैसा घुसा सकता है, 2.5। क्यों 2.5 है, क्योंकि 2.5 से 5 2.5 लाख का ही है मेरा पास स्पेस है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे फिर से 2.5 लाख हटा दिया, मेरा पास रह कितना गया, 2.5। लेकिन इसमें कितना लगेगा, 5% टैक्स लगेगा। कहाँ से पता चला, इतना में कितना टैक्स होता है, 2.5 इंटू 5 इज 12,500, इंटू करना है 2.5 लाख इंटू 5%, इतना निकला। तो ये वाला स्लैब भी खत्म हो गया, एग्जॉस्ट हो गया। अभी रह गया क्या, इधर 10 से 5 हम कितना पैसा घुसा सकता है, 5 लाख घुसा सकता है। लेकिन मेरे पास 5 लाख रुपया है नहीं, मेरे पास कितना है, 2.5। तो हम घुसाएगा अभी कितना, 2.5 ही घुसाएगा। तो इसमें कितना लगा, 20% टैक्स। 2.5 का 20% कितना होता है, कितना होता है, 50,000। 25 दूनी 50, बाकी सब खत्म, ठीक है। कितना आ गया, तो टैक्स कितना लगा अभी हम लोग को, टोटल टैक्स 12,500 प्लस 50,000 इज 62,500 लगा, ठीक है। फिर उसका बाद में सबको, धनी हो गरीब हो कोई भी अगर टैक्स दे रहा है उसको बोल दिया है कि HEC देना है। HEC मतलब क्या होता है, हायर एजुकेशन सेस। अभी आप लोग पढ़ रहा है, आप लोग के लिए क्या किया, कोई भी एक पर्सन है उसने इनकम अर्न किया है
इनकम अर्न करने का बाद में उसने इनकम टैक्स पेमेंट किया है। ये पेमेंट कौन लेता है, हम लोग बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट फिर मार्च पे क्या करता है, फाइनेंस मिनिस्टर फंड एलोकेट करता है कि पढ़ाई में जाएगा, बॉम्ब बनाएगा, कहाँ पे पड़ेगा, ये सब चीज़ एलोकेट किया जाता है। तो ये जो भी पैसा कलेक्ट होता है, ये पैसा चिल्ड्रन के एजुकेशन में जाता है। जैसे आप लोग का भी पढ़ाई हो रहा है, बच्चा लोग का पढ़ाई हो रहा है एलपी स्कूल में, वो सबका फंड कहाँ पे जाता है, हम लोग से ही कलेक्ट किया जाता है। तो 4% जो भी सेस लगेगा 60 to 500 का 4% कर दीजिए, यहाँ पे आ गया, और उसका बाद में जो भी निकलता है दैट इज योर टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, अभी किसी को प्रॉब्लम है? 30% নলবনি কি এতিয়া মোৰ ইনকামটো তো গোটেইটো এক্সস্ট হৈ গ'ল, মোৰ ওচৰত থাকিলে কি জৱনলি মোৰ ওচৰত ইনকাম নাই আৰু মই বিচাৰি আছো কি মই 30% যাম, পাৰিম নোৱাৰিম। এতিয়া মোক কোৱা, তুমি যদি এক্সামত ধৰি লোৱা 59% পালা, তো তুমি কি হৈ গ'লা, সেকেন্ড ডিভিজন হৈ গ'ল। এতিয়া তুমি বিচাৰি আছা কি মই ফার্স্ট ডিভিজনত মোক কেলে লগা নাই, কেলে নাই লগা, কাৰণ তুমি 1 টকাটো বা 1% তুমি আৰ্ন নাই কৰা। তো সেনেকে তুমি যদি 30% কেলে নাই লগা, তুমি যদি 10 লাখতকে ওপৰত যোৱা তেতিয়া তোমাক 30% লাগে, अदरवाइज ना लगेगा। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन? दूसरा वाला हो गया जो प्रॉब्लम आप लोग को सॉल्व करने दिया था। कितना निकला है आफ्टर सेस पूरा? हाँ, आपका कहाँ पे गड़बड़ हुआ है? आपका नाम क्या है? मोहित। चलिए, सब सही था? कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुआ है? ये लायबिलिटी सही था, बिफोर सरचार्ज एंड सेस, आपका ये वाला सही है। 4057 बिफोर सरचार्ज आपको लगा है 40,57,500, नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बाकी लोग के लिए जो जो नया है उन लोग के लिए भी प्रॉब्लम क्या है समझ लीजिए। ये कितना इनकम है, 1,41,500 है। तो इसमें अभी हमको क्या है, हम 10 लाख से ज़्यादा इनकम अर्न किया है, तो अभी हमको क्या करना है, पहले 10 लाख का अगर हम हटा देता है तो हमारे पास कितना रहता है, 1,31,00,000 इंटू 30% करिए, कितना मिला है 39,45। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट 30% का स्लैब में लगा दिया, तो 5% 20% जो स्लैब था उसका टैक्स तो मैंने कैलकुलेट किया ही नहीं है। तो उन दोनों का मैक्सिमम अमाउंट कितना था, 1,12,500। ठीक है, ऐड करना है, वो भी समझ में आ जाएगा आप लोग को कैसे लगा है। इन दोनों को ऐड करना है, कितना मिला है 40,57,500। ठीक है, अभी आप लोग बोलेंगे कि पहला वाला एग्जाम्पल में तो 5% लग रहा था, 20% भी लग रहा था, और यहाँ पे मैंने 30% क्यों लगा दिया है। पहला बात है कि 30% क्यों लगा है, क्योंकि मैंने 10 लाख से ज़्यादा इनकम अर्न किया, तो ये वाला क्लियर है। यहाँ पे 141 का जगह में 30 क्यों लिया है, क्योंकि एबोव 10 लाख हमारा इतना लगता है, तो 10 लाख को हटा दो, क्योंकि 10 लाख में ये इनकम लगेगा। ये क्या बोला, 5 to 10 20% लगेगा, तो इसको एक्सक्लूड कर देना। 10 लाख को हमारा ऊपर 30% नहीं लगेगा, तो 131,500 30% किया, ये निकल गया। अभी मैंने 10 लाख को हटा दिया था, तो 10 लाख में क्या लगेगा, यहाँ पे 5 लाख फिर फिट कर सकता हूँ। 5 लाख इंटू 20% इज 1 लाख। ठीक है, मेरा पास कितना रह गया था, 10 लाख में से 5 लाख मैंने यहाँ पे फिट कर दिया, और फिर 5 लाख को यहाँ पे फिट करेंगे,
तो इसमें कितना लगेगा 5%, तो उसमें भी कितना लगेगा 12,500। यहाँ पे गलत में क्या बोला, कुछ एक चीज कोई बोलेगा? हम यहाँ पे एक चीज गलत बोला है। हम यहाँ पे क्या बोला था कि मैंने 10 लाख रुपया हटा के रख दिया था, क्योंकि ये 10 लाख इज लायबल टू चार्ज एट लोअर रेट ऑफ टैक्सेस, तो इसीलिए इसको मैंने हटा के रख दिया था। ये 10 लाख को फिर मैंने क्या किया 5-10 वाला स्लैब में लगाया। इसमें 5 लाख फीट हो सकता था, 5 लाख में 20% 1 लाख रुपया, दिस इज करेक्ट। इसमें फिर उसके बाद मैंने क्या बोला था 10 लाख से 5 लाख मैंने हटा दिया, मेरे पास कितना रह गया 5 लाख रुपया। इस 5 लाख रुपया को मैंने 2.5 से 5 वाला, यहाँ पे 5 लाख रुपया फिट कर पाएगा, क्योंकि इस वाला स्लैब में कितना अकोमोडेट कर सकता है 2.5, और बाकी 2.5 में टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे टैक्स कितना का ऊपर लगेगा 2.5 इंटू 5, उसमें कितना लगेगा 12,500। इन दोनों को प्लस करो, 1,12,500 निकल गया, तो यही वाला है 1,12,500। समझ में आ गया? इन दोनों को टोटल करना है, ये वाला मिल गया है। फिर उसका बाद में सरचार्ज का भी 15% लगा है। सरचार्ज 15% क्यों लगा है? क्योंकि कोई भी एक पर्सन अगर 50 लाख से ज़्यादा अर्न करता है तो उसको कितना परसेंट देना है, कितना देना है 10%। 50 लाख से ज़्यादा अर्न किया है लेकिन 1 करोड़ से कम किया है, 1 करोड़ से ज़्यादा किया है लेकिन 2 करोड़ से कम किया है तो 15, 2 करोड़ से ज़्यादा इनकम है लेकिन 5 करोड़ से कम है तो 25%, और 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37%। सही है? तो इसमें मैंने डिसाइड किया कि 50 लाख वाला स्लैब में तो नहीं गिर रहा हूँ, तो 10% लगना बनता नहीं है। 1 करोड़ से 2 करोड़ वाला बीच वाला में इनकम में मेरा है, तो मेरे को कितना लगेगा 15% लगेगा। तो इसका ऊपर किसका ऊपर लगेगा, इसका ऊपर 15% कैलकुलेट करना है। 40, 57, 500 इंटू 15%, तो क्या निकल गया, ये मिल रहा था। फिर इन दोनों को कैलकुलेट करना है, प्लस करो, प्लस करने के बाद में हमको कितना मिला 46, 66, 1 to 5 मिल गया। मार्जिनल रिलीफ का क्वेश्चन नहीं आया क्योंकि ये मार्जिनली ज़्यादा नहीं हुआ है, ये ज़्यादा होता है 40-50 लाख ज़्यादा होता है, तो आपको वो कैलकुलेट करना है। दूसरा एग्जांपल देगा जिसमें आप लोग को 1 करोड़ का ऊपर भी आप लोग का मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करना है। फिर उसका बाद में आप लोगों को क्या मिला, मार्जिनल रिलीफ क्यों नहीं मिला, क्योंकि डिफरेंस जो था हम लोग को कैलकुलेट करना था, डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड डिफरेंस बिटवीन इनकम, वो क्या है ज़्यादा नहीं है, कम है, कम है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। आप लोग का ये निकलना था। फिर इसका ऊपर में क्या लगता है, सेस लगता है, और अल्टीमेटली 4852 आना चाहिए। ठीक है? फिर आप लोग का पास अभी नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अगर कोई भी एक पर्सन, सेम पर्सन पकड़ लीजिए, प्रॉब्लम नंबर 3 का पर्सन, एज भी सेम रखिए, खाली आप लोग को इनकम लगाना है 1 करोड़ 1 लाख रुपीज, और उसमें आप लोग को मार्जिनल रिलीफ मिलता है कि नहीं वो आप लोग को नेक्स्ट क्लास में आप लोग को कंप्यूट करके लाना है। 1 करोड़ 1 लाख रुपीज में आप लोग को निकालना है। वो अभी करना नहीं है, अभी क्वेश्चन लिख के रख देना है, बाद में घर पे आराम से। प्रॉब्लम 2 हो गया। प्रॉब्लम 2 में अमाउंट कितना है 1 करोड़ 41, हम उसको बोला 1 करोड़ 41 से चेंज करके 1 करोड़ 1 लाख करना है, और उसका बाद में हम लोग को मार्जिनल रिलीफ मिलता है कि नहीं वो कंप्यूट करना है। ठीक है? मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। तो अभी क्वेश्चन क्या है, आप लोग को जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मेरा इनकम क्या है मार्जिनली इंक्रीजिंग और मार्जिनली 50 लाख से ज़्यादा है, 1 करोड़ से ज़्यादा है, 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो भी आप लोग को मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। अभी प्रॉब्लम नंबर 3 में आना है।
अभी आप लोग को क्या हो जाता है कि एग्जाम में ऐसा वाला क्वेश्चन दे देगा, टेबल से भी कुछ है नहीं, ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे कि हमें टेबल बनाएगा कैसे, पढ़ना पड़ेगा। तो ये कौन है, मिसेस एक्स है। तो जेंडर का बेसिस में अभी हम लोग का डायरेक्ट का डिफरेंशिएशन होता है, नहीं होता है। तो उसमें क्या बोला है, मिसेस एक्स, इनकम ऑफ मिसेस एक्स कंप्राइजेस ऑफ ओनली प्रॉपर्टी इनकम। ये कौन सा इनकम है, प्रॉपर्टी इनकम। तो स्टेप में जो भी मैंने डिसाइड किया था कि पहले हम लोग को रेसिडेंशियल स्टेटस देखना था, तो इसमें रेसिडेंशियल स्टेटस में कुछ अगर बोला नहीं है तो हम लोग उसको क्या मान लेंगे, वो रेसिडेंट है बोल के मान लेंगे। तो ये पहला वाला स्टेप खत्म। फिर सेकंड वाला में क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम, कि इनकम को क्लासिफाई करो कि कौन सा हेड में गिरे। हमने पढ़ लिया था कि 5 हेड ऑफ इनकम था, और ये वाला कौन सा हेड में गिर रहा है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अभी एक चीज हम बता रहे हैं, अभी कोई भी एक पर्सन है और उनका नाम है हो गया क्या, ओबेरॉय रियलिटी लिमिटेड, ठीक है। उनका काम क्या है, हाउस प्रॉपर्टी बनाना है और उनको सेल कर देना है, ठीक है। ये कौन है, ओबेरॉय रियलिटी लिमिटेड। घर मैन्युफैक्चर बिल्डिंग बनाया, कंस्ट्रक्ट किया, और कंस्ट्रक्ट करने के बाद में सेल कर देते हैं। और यहाँ पे है मनोज, ठीक है। इनका काम क्या है, घर है, घर में इस वाला पोर्शन में वो खुद रह रहे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और बाकी सब में वो क्या कर रहे, लेट आउट कर रहे हैं, मतलब बाकी सब पोर्शन रेंट में है, ये वाला पोर्शन उन्होंने खुद ऑक्यूपाई करके रखा है। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम अर्न कर रहा है सेल करके। तो ये वाला इनकम भी हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा या नहीं होगा, ओबेरॉय रियलिटी ने क्या किया, बिल्डिंग बनाया, बिल्डिंग बना के बाकी सब इंसान लोगों को क्या कर रहा है, सेल कर दे रहा है। अभी ये ट्रांजैक्शन करने का बाद में जो भी इनकम अर्न हो रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम में आता है कि नहीं। क्योंकि मैंने क्या बोला था कि घर से अगर कोई भी, हम लोग ने क्या किया, घर है, मेरा घर ही बनाया है, किसी ने भी घर बनाया है, उससे अगर कोई भी इनकम अर्न होता है तो उसको हम लोग हाउस प्रॉपर्टी इनकम बोल के मान लेंगे, ठीक है। ये वाला हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा या नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। किस लिए, रीजन है, बिजनेस है, करेक्ट। तो पहला क्या हो गया, उसका बिजनेस होना पड़ेगा। ये इसको क्या किस हिसाब से ट्रीट किया कर रहा है, उसको घर को एज ए स्टॉक, माल हिसाब से इसको क्या क्या ट्रीट कर रहा है। ये इसने एक नया माल बनाया, माल बना के उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो ये क्या हो गया, उसका बिजनेस हो गया। तो इस ऑपरेशन से जो भी इनकम अर्न होगा उसको हम लोग पीजीबीपी में क्लासिफाई करेंगे, और इनका हाउस प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि घर से इनका मेन बिजनेस दूसरा कुछ है। मान ले रहे इनका बिजनेस सैलेड है, ये मेन बिजनेस उनका एक प्रोफेशन है ही नहीं। तो लेकिन जो भी नॉमिनल इनकम यहाँ से अर्न करता है वो हम लोग को हाउस प्रॉपर्टी में डालना है। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन में क्या था कि मिसेस एक्स का जो भी इनकम था वो कहाँ से आ रहा था, हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा था। तो ये हम लोग को पता चल गया कि ये हाउस प्रॉपर्टी में हम लोग को लेना है, कंसिडर करना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि अप टिल मार्च 2023 तक उन्होंने हाउस प्रॉपर्टी इनकम अर्न किया है ओनली। तो उनका जो भी इनकम कंप्यूट होता था वहाँ पे क्या आता था, खाली हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बाकी इनकम कुछ भी नहीं आता था। तो ये वाला पहला बात अभी हम लोग को ये डिसाइड हो गया। इसमें अभी हम लोग का फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 22-23। तो असेसमेंट ईयर कौन सा होगा, 23-24, ठीक है।
फिर क्या बोला है, ऑन मार्च 10/23, इस पॉइंट ऑफ टाइम का बाद में शी स्टार्ट्स ए न्यू बिजनेस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो मतलब क्या आ जाएगा, नेक्स्ट सोर्स ऑफ इनकम इज PGBP। फिर बाद में क्या बोला है, आप लोग को कंप्यूट करना है टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर्स। क्या बोलिए, असेसमेंट ईयर 22-23 बोल दिया। 22-23 का इंफॉर्मेशन कुछ दिया है या नहीं दिया है? 22-23 मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 21-22। तो 21-22 का कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया है, नहीं दिया है। क्वेश्चन फिर से पढ़ना है। The income of Mrs. X comprises of only property income up till March 2023। मार्च 2023 उनका जो भी इनकम था वो ओनली हाउस प्रॉपर्टी इनकम था। तो इस वाला ईयर में भी कौन सा इनकम होगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम होगा। समझ में आ गया? तो असेसमेंट ईयर ये वाला, फाइनेंशियल ईयर इसको मान लो, मानना क्या है, यही है 21-22 है। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितना है, 3,42,000 एवरी ईयर मिल रहा है। तो उनका असेसमेंट ईयर जो भी, ये पहला वाला है 22-23, 23-24, 24-25, 3 साल को लेना है। तो 22-23 को पहले कंसीडर कर लिया। 22-23 में मेरा इनकम कितना है, ओनली ये इनकम अर्न कर रहा था, तो मैंने इसको खाली इसी को पकड़ा है, ठीक है। उसका बाद में नीचे में कुछ होगा, नहीं होगा, क्योंकि अप टिल मार्च 10/23 शी इज अर्निंग ओनली हाउस प्रॉपर्टी इनकम, बाकी कुछ नहीं है। तो उनका टोटल इनकम कितना होगा, खाली 3,42,000 ही होगा। फिर नेक्स्ट ईयर में आ गया, नेक्स्ट ईयर में कितना बोला, मार्च 10/20/23 तक ये वाला इनकम तो एवरी ईयर अर्न कर रहा है, तो तीनों साल में मैंने डाल दिया। फिर बाद में क्या बोला है, बिजनेस इनकम इज 169 फ्रॉम मार्च 10/23, तो इस वाला असेसमेंट ईयर में गिर गया। फाइनेंशियल ईयर इज 22-23 से स्टार्ट हो गया है, तो इसका भी 169 का भी कुछ एक पोर्शन इस वाला ईयर में आना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, 169 मिलना है फ्रॉम मार्च 10/23 टू मार्च 31/2024। तो फाइनेंशियल ईयर जो भी है, फाइनेंशियल ईयर कौन सा गिरेगा, बाईस 23 में भी 169 जो भी मिला है, यहाँ पे भी कुछ एक अमाउंट आना पड़ेगा। और यहाँ पे बोल दिया है कि 24 तक है। ये वाला जो भी डाटा दिया है वो फाइनेंशियल ईयर का बेसिस में दिया है, असेसमेंट ईयर का बेसिस में नहीं दिया हुआ। कैलकुलेट करना है हम लोग को असेसमेंट ईयर के बेसिस में, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में भी हमको कुछ एक अमाउंट मिला है, आउट ऑफ विच 10,000 इज फॉर द पीरियड, दिस पीरियड मार्च 31, 2023 तक। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 तक हमको कितना मिला है, आउट ऑफ दिस 169 आई एम अर्निंग ओनली, बस शी इज अर्निंग ओनली 10,000, और रेस्ट 159 कहाँ, कौन सा ईयर में जा रहा है, 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25, ठीक है। फिर उसका बाद में क्या हो गया, दोनों को प्लस करना है, प्लस करने के बाद में हम लोग को क्या मिल गया, टोटल इनकम मिल गया, ठीक है। इसमें भी टैक्स कंप्यूट करना है, अभी बताना है। इसमें टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, इनको टैक्स लगना है इस पोजीशन में, पहला वाला साल में इनको टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। मान लेता है अगर उनका एज क्या है, 60 से कम है, एज के बारे में बोला है, नहीं बोला है, नहीं बोला तो हम लोग मान लेगा क्या, 60 से बिलो है,
तो इसमें टैक्स लगना है, इनको टैक्स लगना है, इनको टैक्स लगना है। अभी आप लोग का काम क्या है, आप लोग को मानना है कि पहला 60 से ज़्यादा होने से क्या करना पड़ेगा, 60 से कम होने से उनका टैक्स लायबिलिटी का कितना होगा, 60 से ज़्यादा होने से क्या होगा, और 80 से ज़्यादा होने से क्या होगा। 60 से अगर कम है तो तीनों में ही लगना पड़ेगा, अगर 60 से ज़्यादा है, 80 से कम है, 3 लाख से ज़्यादा है, लगेगा लगेगा लगेगा। 80 से अगर ज़्यादा है तो इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, इसमें लगेगा। तो टैक्स लायबिलिटी कितना होगा, ठीक है। तीनों सिनेरियो आप लोग के पास में है, आप लोग को करके आना है। तो आप लोग के पास दो रूप क्या हो गया, वर्किंग नोट हो गया कि पहला वाला था 1 करोड़ 1 लाख वाला में करना है आपको टैक्स कंप्यूट और उसका ऊपर रिबेट निकालना है। और सेकंड क्या है, सेम चीज़ यही वाला प्रॉब्लम नंबर 3 को पकड़ना है और डिफरेंट एज ग्रुप के लिए निकालना है। बिलो 60 टैक्स लायबिलिटी आपको कंप्यूट करना है, इनकम कंप्यूट कर लिया, टैक्स लायबिलिटी निकालना है। बिलो 60, अबव 60, बिलो 80 और अबव 80, ठीक है। ये वाला खत्म है। फिर उसका बाद में आप लोग को क्या है, लास्ट पेज में आप लोग का एक चीज दिया हुआ है, जो भी चैप्टर है पेज नंबर 28 देखिए। आज को ये वाला खत्म हो जाएगा। इसमें क्या है, लास्ट वाला आप लोग ने कर लिया 1 करोड़ 41 जो भी टेस्ट योरसेल्फ का क्वेश्चन था, पॉइंट नंबर जी जो था 1 करोड़ 41 50 लाख आप लोग ने कर लिया है। तो बाकी सब भी हम सोच रहे हैं कि आप लोग कर लेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आगे, यहाँ पे दो चीज लिखा हुआ है कि आप लोग का फॉर्म एंड एलएलपी का बारे में बोल दिया। तो फॉर्म और एलएलपी में कितना लगेगा, 30% टैक्स, वॉट एवर इनकम यू आर अर्निंग उसका ऊपर आपको 30% टैक्स लेना है। अगर आपने क्या किया, 1000 अर्न किया है, कितना अर्न किया है, अल्टीमेटली आपका इनकम कितना निकला है 1000, तो आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ बात नहीं, इसमें स्लैब का बात नहीं आता है। ये जो भी स्लैब का बात आता है वो किस में आ रहा है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई में आ रहा है। फॉर्म में स्लैब का बात नहीं है, एज ग्रुप भी नहीं है। फॉर्म का एज हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, पहला बात आता है फॉर्म का एज कैसे डिसाइड करेगा, डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और इनकॉर्पोरेशन जो भी है उससे डिसाइड करेंगे कब से फॉर्म क्या है, तो मतलब नहीं होता है, ठीक है। वो एज का ग्रुप का बेनिफिट किसको मिल रहा है, खाली इंडिविजुअल्स को ही मिलेगा। तो ये वाला पॉइंट क्लियर है, इसमें ज़्यादा समझने का दरकार नहीं है। तो मैंने और एक पॉइंट बोला था कि एस जो भी था आप लोग का हायर एजुकेशन सेस @4%, वो 1M सबको लगेगा। इसमें फॉर्म बच के नहीं जाएगा, कंपनी भी बच के नहीं जाएगा। फिर दूसरा कौन रह गया था, अभी हम लोग को कंपनी बच के रहेगा। कंपनी में भी कितना है 30% और नहीं तो 25%। 30% कब लगेगा और 25% कब लगेगा, तो 25% कब लगेगा, कोई भी एक प्रीवियस ईयर हो, कोई भी एक प्रीवियस ईयर होगा, नहीं होगा। प्रीवियस ईयर 2021 में, प्रीवियस ईयर 2021 में उस कंपनी का अगर इनकम किससे ज़्यादा हो, 400 करोड़ से ज़्यादा होगा, तब जाके हम लोग को 25% का एलिजिबल होगा, अदरवाइज हमको 30% लगेगा। अभी आपको देखना है प्रीवियस ईयर मेरा अगर 150 करोड़ है और मैं अभी कौन सा ईयर में हूँ, प्रीवियस ईयर 22-23 में है, तो अभी मुझे कितना लगेगा 30% या 25%। प्रीवियस ईयर कौन सा में है हम अभी, 22 तेईस, 22-23 में है। तो 22-23 में अभी हम जब टैक्स पेमेंट करेगा
अभी हमको डिसाइड करना 30% में देना है या 25% में देना है। वो डिसाइड किस क्लॉज का अंडर में करेगा, ये वाला। पहले देखना है कि पहले लास्ट 2-3 साल का हमको अकाउंट खोलना पड़ेगा, खोल के तब भी हमको माथा में कुछ नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको देखना कौन सा है, 20-21 देखना है। तो पहले मैंने कौन सा ईयर में जाना है, 20-21 का अकाउंट खोलेगा। अकाउंट खोल के देखेगा कि मेरा टर्नओवर 400 करोड़ से एबोव है या नहीं है। अगर 400 करोड़ से एबोव है तब हमको 25% लगेगा, अगर नहीं है तो 30%। तो आपको अभी बताना है कि अगर मेरा कंपनी ही फॉर्म नहीं हुआ था इस साल में, मेरा कंपनी फॉर्म हुआ है 2122 में, कंपनी फॉर्म हुआ है 2122 में, और टैक्स देना है मुझे इस साल में 22-23 में मेरा टर्नओवर हो गया 5 करोड़। तो अभी मैं फिर गया इस वाले में कि हमको 25% लेना है, तो हम कहाँ पे जाएगा, प्रीवियस ईयर 2021 में। तो प्रीवियस ईयर 2021 में मेरा फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, तो मेरे को कितना टैक्स लगेगा, 30% लगेगा। बनाया नहीं है तो ये भी नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही।